नमस्कार, स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउटनट पर। बात कर रहे हैं पुष्पे पादपों का शारीर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं किसकी बेटा जी? पत्तियों की। हमने पत्ती स्टार्ट किया था, लेकिन कौन सी पत्ती पड़ी थी बच्चों? हमने पड़ी थी द्विबीज पत्रियों में जो पत्ती मिल रही थी जिसका नाम था पृष्ठाधार पत्ती, वो हमने देखी थी, पूरी नहीं देखी थी, है ना, उसे हमें पूरा पढ़ना है। और दूसरी पत्ती जिसका नाम है समृद्धि पार्श्व पत्ती, ये मिलती है एक बीज पत्री पादपों में। तो हमें आज ये दोनों पत्तियां पढ़नी है, फिर उसके बाद लेकर आऊंगा लास्ट में क्या क्विज। चलें स्टार्ट करें। आइए बात कर रहे हैं किसकी बेटा जी? पत्तियों की। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ये मैं आपको पहले भी पिछली क्लास में भी बताया था कि जो एक बीज पत्री होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? मोनोकॉट, और द्विबीज पत्री जिनको हम बोलते हैं डाइकॉट। दोनों में पत्तियां अलग अलग तरीके से मिलती है, दोनों में शिरा विन्यास भी क्या है? अलग है। यहाँ पर कैसा शिरा विन्यास? समांतर होता है, और यहाँ पर शिरा विन्यास कैसा होता है? जालिकावत होता है। ये मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। फिर हमने स्टार्ट करी थी द्विबीज पत्रियों में जो पत्तियां मिलती है जिनका नाम है पृष्ठाधार पत्ती, है ना, हमने स्टार्ट कर दिया था। अब हमने कुछ पढ़ा भी था किसमें? कि जो पृष्ठाधार पत्ती होती है जो द्विबीज पत्रियों में मिलती है, द्विबीज पत्री पादपों की जो पत्तियां होती है जिनको हमने बोला पृष्ठाधार पत्ती। अब इसकी संरचना हम देख रहे थे, तो मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी क्या? कि भैया ये अगर पत्ती है, ठीक है, तो इस पत्ती में अगर हम इसको निकालते हैं, ये पत्ती है, तो इसमें एक ऊपर सतह है और एक नीचे सतह है। बोला था एक ऊपरी सतह है और एक निचली सतह है। ऊपर वाली सतह का नाम क्या था? याद करिएगा, अभ्यक्ष, याद आ रहा है। और नीचे वाली का नाम क्या था? अपाक्ष, ये भी याद आ रहा होगा, भूले तो नहीं है कि साहब ये पत्ती है, ठीक है। अब इस पत्ती के ऊपर वाली जो सतह है उसका नाम क्या था? अभ्यक्ष, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोले थे? याद करिए, एडेक्सियल, ठीक है। और नीचे वाली जो सतह जो होगी, नीचे की तरफ जो होगी, उसको हमने बोला था अपाक्ष, यानी अबेक्सियल। ये मैंने आपको बताया था। और ये भी बोला था ये जो पत्तियां जो है इनकी ऊपरी सतह की शारीरिकी और निचली सतह की जो शारीरिकी है, यानी ऊपर की सतह से जब हम अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ अंतर दिखता है, और नीचे की सतह से जब हम अंदर की तरफ जाएंगे तो कुछ अंतर दिखाई देगा। देखिए ये है ऊपरी सतह और ये है निचली सतह, ठीक है। ऊपर वाले भाग को हमने क्या बोला है? अभ्यक्ष, और नीचे वाले को हमने क्या बोला था बेटा? अपाक्ष। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, है ना। और क्या क्या अंतर बताए थे याद करिए। मैंने आपको सबसे पहला अंतर बताया था, इन पत्तियों में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले इन पत्तियों में, कौन सी पत्तियों में भैया, किसकी बात कर रहे हैं हम? द्विबीज पत्री पादपों में मिलने वाली पत्ती कौन सी? पृष्ठाधार। इसमें हमने सबसे पहले जो बात करी, कैसे बात करेंगे जरा सोचिए, ऊतक पढ़ेंगे ना। तो याद करिए ऊतक तंत्र में 3 ऊतक तंत्र थे, हमें तीनों पढ़ने हैं, सीधी सी बात है। तो भैया सबसे पहला कौन आएगा? बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, जिसमें हम किसकी बात करेंगे? बाह्य त्वचा। करेंगे कि नहीं करेंगे? आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल करेंगे। अब बेटा ये जो बाह्य त्वचा है, एक ऊपर भी है एक नीचे भी है, पत्ती में ऊपर भी है नीचे भी है। जो ऊपर वाली बाह्य त्वचा होगी उसको मैं क्या बोलूंगा? अभ्यक्ष बाह्य त्वचा। नहीं, क्या बोलेंगे? अभ्यक्ष बाह्य त्वचा। और जो नीचे वाली होगी उसको हम क्या बोलेंगे? अपाक्ष बाह्य त्वचा। तो हमारे पास 2 प्रकार की बाह्य त्वचा है। अब 2 अलग अलग कैसे हैं भैया? हमने ये जो 2 नाम दिए हैं, ये दोनों बाह्य त्वचा जो हैं, ये ऊपर वाली, ये नीचे वाली, कुछ ना कुछ अंतर है। क्या अंतर है? सबसे पहला अंतर दोनों में जो था, ध्यान से सुनना, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, फिर वापस से बता देता हूं कि भैया ये वाली जो बाह्य त्वचा होगी, कौन सी? ऊपर वाली, याद रखना, ये कौन है? ऊपर, ये नीचे। तो जो ऊपर वाली है उसमें याद करिए क्यूटिकल की मोटी स्तर थी कि पतली स्तर थी? याद करिए, बताया था ना आपको क्या?
क्यूटिकल की, किसकी बेटा जी, क्यूटिकल की मोटी स्तर मिलेगी। याद रखना, किसकी बच्चों, क्यूटिकल की मोटी स्तर मिलती है। आपका प्रश्न होगा सर क्यों, अभी बता रहा हूं। जबकि यहां पर क्यूटिकल यहां पर भी है, क्यूटिकल की पतली स्तर मिलेगी। अब फाइनली आपका प्रश्न होगा सर ऐसा क्यों, क्या रीजन है सर इस चीज का कि यहां पर क्यूटिकल की पतली स्तर है, यहां पर क्यूटिकल की मोटी स्तर है, ऐसा क्यों? बच्चों आप मुझे बताना, सोच समझकर मुझे बताना, देखना, ध्यान से देखना। सपोज ये मान लेते हैं, ये मेरा हाथ जो है ये पत्ती है, ये वाला हाथ, ये वाला मान लेते हैं, ये क्या है, पत्ती है ये, ठीक है। अब इस पत्ती में ये ऊपर वाली सतह है और ये नीचे वाली सतह है। अब आप मुझे बताना इस पत्ती पर ज्यादा से ज्यादा प्रकाश कहां पड़ेगा, ऊपर कि नीचे? खुद सोचो कहां पड़ेगा ज्यादा प्रकाश, ऊपर कि नीचे? आप बोलेंगे सर ऊपर पड़ेगा। अब आप मुझे बताएं अगर प्रकाश यहां ज्यादा पड़ेगा, पेड़ के अंदर पानी है, पेड़ के अंदर क्या है, पानी है, वो पानी भाप बन के उधर निकल जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। आप चाहते हैं एक पेड़ के अंदर सारा पानी निकल जाए? सोचो, क्या आप चाहते हो कि आपके अंदर से सारा पानी निकल जाए? नहीं ना, आपको बचाए रखना रहता है ना पानी अपने शरीर में। अब खुद सोचो, इस पत्ती के अंदर आप चाहते हो सारा पानी निकल जाए? नहीं चाहते ना। तो हमें पानी को संरक्षित करना है, पानी को स्टोर करना है। अब जरा सोचिए, अगर यहां पर ज्यादा से ज्यादा धूप लगेगी, प्रकाश लगेगा, और यहां पर अगर क्यूटिकल की पतली स्तर होती, पतली, तो खुद सोचो क्यूटिकल का कार्य क्या था, वाष्पोत्सर्जन से जो हानि होती है उसको कम करना। अगर क्यूटिकल की पतली स्तर होती तो ज्यादा से ज्यादा क्या निकल सकता था, पानी निकल सकता था। मुझे पानी को निकलने से रोकना है, तो कैसी स्तर होगी क्यूटिकल की, मोटी। अब आप मुझे बताएं नीचे इतना ज्यादा प्रकाश पड़ेगा? नहीं। तो क्यूटिकल की स्तर कैसी होगी, पतली होगी। होगी यहां पर भी, होगी यहां पर भी, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन को तो भैया कम करना है, ऊपर से ज्यादा हो सकता है, इसलिए हमने क्यूटिकल की मोटी स्तर लगा दी। ठीक है, एक तो ये काम कर दिया, और दूसरा हमने क्या काम किया भैया, हमने यहां पर रंध्र ही नहीं रखे, और रखे भी हैं तो बहुत कम है। पहली चीज, या तो है ही नहीं, और अगर है भी तो बहुत कम है, और इतने कम है कि क्यूटिकल जो है इतनी मोटी थी कि उसने वाष्पोत्सर्जन होने ही नहीं दिया। यानी ऊपर वाली सतह से हमें वाष्पोत्सर्जन को करना है जीरो, निल। तो वो करने के लिए हमने दो चीजें करी। देखो सीधे सीधे शब्दों में समझो कि भैया देखो, मेरे को वाष्पोत्सर्जन कराना भी है और वाष्पोत्सर्जन नहीं भी कराना है। मैं ऊपर वाली सतह से वाष्पोत्सर्जन नहीं कराना चाहता, मैं नीचे वाली सतह से कराना चाहता हूं। ठीक है, ऊपर वाली सतह से क्यों नहीं कराना चाहता, क्यों? क्योंकि सारा प्रकाश ऊपर वाली पर अगर पड़ेगा तो सारा पानी निकल जाएगा, तो मुझे सारा पानी नहीं निकालना, इसलिए मैंने ऊपर वाली सतह को बिल्कुल लॉक कर दिया। कैसे? एक तो रंध्र ही नहीं रखे, और दूसरा मोटी सी क्यूटिकल चढ़ा दी, पहली चीज। जबकि मुझे अगर वाष्पोत्सर्जन कराना है, मुझे गैसों का आदान प्रदान करना है, तो भैया रंध्र तो चाहिए। भाई खुद सोचो, एक पत्ती को प्रकाश संश्लेषण करना है बाबू, क्या करना है, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कहां से लेगा? वायु से लेगा ना। तो भैया वायु अंदर कैसे जाएगी? कोई छेदों से जाएगी। ऊपर छेद है नहीं, ऊपर से एक और स्तर और लगा दी, तो वो छेद कहां पर होंगे? ऑब्वियस सी बात है, नीचे होंगे कि नहीं होंगे? अब नीचे होंगे तो वाष्पोत्सर्जन नीचे से होएगा, तो ज्यादा होएगा कि कम होएगा? कम होएगा, खत्म, सीधी सी बात है। तो याद रखना, इन पत्तियों में क्यूटिकल जो थी वो मोटी थी ऊपर की तरफ, पतली है नीचे की तरफ। अब आप ही मुझे बता दीजिए, ऊपर रंध्र ज्यादा रखूं कि कम रखूं, या रखूं ही ना? हम बोलेंगे क्या, रंध्र नहीं होते, रंध्र नहीं होते, या बहुत कम होते हैं, या कम होते हैं। या तो होते ही नहीं है, नहीं तो बहुत कम मिलेंगे, सिंपल। अब आप खुद सोच लीजिए, मैक्सिमम रंध्र जो होंगे, अधिकतम रंध्र जो होंगे
बच्चे वो कहां पर होंगे, खुद सोचिए, ऊपर वाली सतह पर कि नीचे वाली सतह पर। इसका मैंने आपको पिछले लेक्चर में प्रश्न भी दिया था, आई होप जानते भी हैं। क्या अधिकतम रंध्र मिलते हैं? मैक्सिमम रंध्र जो है कहां पर मिल रहे हैं बच्चों? नीचे वाली सतह पर मिल रहे हैं, क्योंकि देखो वाष्पोत्सर्जन कराना जरूरी है, जरूरी है। बिना वाष्पोत्सर्जन के तो नीचे से पानी कैसे खींचेंगे? लेकिन अगर मैं ऊपर से वाष्पोत्सर्जन अगर कराता तो सारा पानी निकल जाता। तो मुझे पानी को स्टोर भी करना है और पानी को निकालना भी है। पानी को स्टोर कैसे किया? ऊपर मैंने चढ़ा दी क्यूटिकल और रंध्र ऊपर से खत्म कर दिए, तो वाष्पोत्सर्जन ऊपर से तो हो नहीं पाएगा। लेकिन वाष्पोत्सर्जन कराना है क्योंकि नीचे से जड़ों से पानी को खींचना है, तो नीचे हमने रंध्र रख दिए हैं। अब नीचे से रंध्रों से गैसों का भी आदान प्रदान हो जाएगा और वाष्पोत्सर्जन भी हो जाएगा और क्यूटिकल भी पतली है। बताएं बेहतरीन कार्य हुआ या नहीं हुआ? आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। चलें आगे। तो ये था बेटा जी हमारा पहला भाग, क्या? बाह्य त्वचा। ठीक, चलें अब आप मुझे बताएं इसके बाद, बाह्य त्वचा के बाद क्या आता है? कौन सा ऊतक तंत्र आता था? याद करिए, बाह्य त्वचा ऊतक तंत्र के बाद हमने कौन सा पढ़ा था? भरण ऊतक तंत्र। याद आ रहा है? और अगर किसी बच्चे को याद आ रहा हो, क्या पत्तियों में भरण ऊतक तंत्र जो होता था, क्या वो वलकुट से, क्या वलकुट की अध्यस्थ त्वचा, वलकुट सतह, अंतस्थ त्वचा, परिरंभ, मज्जा, ऐसा कुछ मिलता था? याद करिए, मैं बता चुका हूं भैया, कैसा कुछ मिलता था? नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलती थी? कोशिकाएं। सिर्फ और सिर्फ क्या मिलती थी? कोशिका। वो भी कौन सी कोशिका? ध्यान से सुनना, वो भी कौन सी कोशिका? पैरेनकाइमा। सिर्फ और सिर्फ पैरेनकाइमा कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। और ऐसी पैरेनकाइमा कोशिका जो भरी पड़ी हैं बाह्य त्वचा के, भाई ऊपर बाह्य त्वचा, नीचे बाह्य त्वचा, दो बाह्य त्वचा, इसके अंदर जो भरा पड़ा है वो क्या है? भरण ऊतक है। किससे बना हुआ है? पैरेनकाइमा की कोशिकाओं से। इन कोशिकाओं को हमने एक स्पेसिफिक नाम दिया था, अगर आपको याद आ रहा हो, पर्णमध्योतक। भूले तो नहीं है? पर्णमध्योतक, इनको हमने क्या बोला था? मीजोफिल सेल्स। तो ये है बेटा जी आपकी भरण ऊतक। यही वो कोशिकाएं हैं जो क्या बना रही हैं? भरण ऊतक बना रही है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, वापस से रिपीट किया है। अब थोड़ा सा इस डायग्राम में देखिए, ये देखिए, ये पिंक कलर की बाह्य त्वचा दिख रही है आपको, ऊपर भी और नीचे भी दिख रही है, पिंक कलर की दिख रही है। देखो ये पिंक कलर की, गुलाबी रंग की, ये नीचे गुलाबी रंग की दिख रही है। ये कौन है? बाह्य त्वचा। जिसके नीचे हरे रंग की क्या दिख रही है? क्यूटिकल। ऊपर भी कौन है? क्यूटिकल, ठीक है। अब ये तो हो गया बाह्य त्वचा। रंध्र कहां पर दिख रहे हैं? नीचे, ऊपर नहीं है, ठीक। डनाडन डन। अब इन बाह्य त्वचा के अंदर, इन बाह्य त्वचा के अंदर जो भरा पड़ा है वो क्या है? हमने सीधा बोला क्या है सर? ये सब कुछ अंदर जो भरा पड़ा है, इसको छोड़कर ये संवहन ऊतक है। इसको छोड़कर, ये जो है इसको छोड़कर हमने बोला जो अंदर भरा पड़ा है माल मसाला जो कुछ है, सब कुछ क्या है? भरण ऊतक है, जो बना हुआ है पैरेनकाइमा की कोशिकाओं से, जिनको हमने नाम दिया है पर्णमध्योतक कोशिका। अब ये जो पर्णमध्योतक कोशिका थी, आई होप आपको समझ में आ गई है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये कौन है बेटा? पर्णमध्योतक कोशिका यानी मीजोफिल सेल्स। डनाडन डन। चलें अब देखो, अब ध्यान से सुनो। अब पर्णमध्योतक कोशिका एक ऊपर वाली सतह के पास होंगी, एक नीचे वाली सतह के पास होंगी। खुद सोचो कि अंदर जो पर्णमध्योतक कोशिकाएं हैं, ये वो कोशिका, पर्णमध्योतक कोशिका जिनके पास प्रकाश ज्यादा आ रहा होगा कि कम आ रहा होगा? सोचो, दिमाग लगाओ। ये मान लो मेरी त्वचा है, ऊपर भी त्वचा, नीचे भी त्वचा, अंदर जो सब कुछ है, इस त्वचा के अंदर जो सब कुछ है, प्रकाश ज्यादा कहां पड़ेगा? इस ऊपरी त्वचा के निचले भाग में कि नीचे वाली त्वचा के अंदर वाले भाग में? आप खुद कहेंगे सर यहां से प्रकाश जो ज्यादा आएगा
भाई यहां से जो प्रकाश आएगा ज्यादा से ज्यादा कौन सी कोशिकाओं के पास पहुंचेगा? अंदर जो पर्ण मध्योतक कोशिकाएं उनमें से किसके पास पहुंचेगा? कौन सी पर्ण मध्योतक कोशिकाओं के पास? वो जो बाह्य त्वचा, कौन सी? अभ्यक्ष बाह्य त्वचा के पास है कि अपाक्ष बाह्य त्वचा के पास है? कॉमन सेंस लगाओ, सिंपल सी बात है। फिर से अगर नहीं समझ में आया फिर से देखो, ये देखो, ये बेटा मेरी बाह्य त्वचा, ऊपर कोई रंध्र नहीं, ठीक, और ये मेरी निचली बाह्य त्वचा, ठीक। ठीक है भैया, चलो अब जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अंदर है क्या? भरण ऊतक, जिसको हमने बोला किससे बना हुआ है? पर्ण मध्योतक कोशिका से। इतनी बात भी समझ में आ गई। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ध्यान से सोच समझकर मुझे बताएं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अंदर जो कोशिकाएं, मैंने बोला अंदर जो पर्ण मध्योतक कोशिका, मान लो ये पर्ण मध्योतक कोशिकाएं, आप मुझे बताओ बस इतनी सी बात, ज्यादा से ज्यादा प्रकाश कौन सी कोशिकाओं के पास पहुंचेगा? यहां से आएगा, नीचे से तो प्रकाश नहीं आएगा ना, ऊपर की तरफ से आ रहा है ना। इन कोशिकाओं के पास ज्यादा आएगा कि इन कोशिकाओं के पास? आप बोलेंगे सर ऊपर वालियों के पास ज्यादा आएगा, आएगा ना। तो अब जरा सोचिए, क्या हम पर्ण मध्योतक कोशिका को दो भागों में नहीं बांटेंगे? बिल्कुल बांटेंगे। एक वो जो ऊपर की तरफ है, ऊपरी सतह की तरफ है, एक वो जो निचली सतह की तरफ है ना। अब जो ऊपर की सतह की तरफ जो होती है पर्ण मध्योतक कोशिका, वो किस तरीके से मिलती है? जरा गौर से देखिएगा, जरा गौर से देखिएगा और सोच समझकर मुझे आंसर दीजिएगा। आपके हिसाब से ज्यादा प्रकाश यहां की कोशिकाओं को मिलेगा कि नीचे वाली को? आप बोलेंगे सर ऊपर वाली को मिलेगा ना। और यहां पर अगर ज्यादा प्रकाश मिलेगा तो मेरे बाबू जरा सोच समझकर मुझे बताओ, प्रकाश संश्लेषण ज्यादा कहां होगा? यहां वाली में कि नीचे वाली में? सोचो, दिमाग लगाओ, कहां पर होएगा? ऊपर वाली में। अब आप मुझे बताओ, प्रकाश संश्लेषण हल्का फुल्का अगर थोड़ा सा भी जानते हो तो एक वर्णक का नाम आपने सुना होगा, क्लोरोफिल। सुना है? हरे रंग का वर्णक होता है, प्रकाश संश्लेषण में उपयोग में आता है। बस बाबू इतनी सी बात बता दो, वो क्लोरोफिल वर्णक जो होता है वो किन कोशिकाओं में ज्यादा होगा? कौन सी पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में ज्यादा होगा? जो ऊपर वाली है कि नीचे वाली? ऑब्वियस सी बात है, जो ऊपर वाली है। और ये जो ऊपर वाली कोशिकाएं होती हैं बेटा, ये कुछ इस तरीके से स्तंभ के रूप में मिलती है। ऐसे मिल रही है, ठीक है, स्तंभ के रूप में मिल रही है, लंबी 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 मिल रही है, स्तंभ के रूप में मिल रही है। अब चाहे तो आप देख सकते हैं, देखो दिख रही है। अब इनको मैं क्या बोलूंगा? इनको मैं बोलूंगा खंभ पर्ण मध्योतक कोशिका। खंबे की तरह लंबी लंबी क्या मिल रही है? पर्ण मध्योतक कोशिकाएं मिल रही हैं, जिनमें जरा देखिएगा बीच में गैप, अंतर कोशिकीय अवकाश ज्यादा दिख रहा है कि कम दिख रहा है? और जबकि नीचे वालियों को देखो, नीचे वाली को देखो, इतने से भाग को देखो बाबू, बस इतने से भाग को देखो, ये कोशिकाएं और नीचे वाली कोशिकाओं देखो, दोनों को गौर से देखो, कौन सी खंबे की तरह दिखाई दे रही है और कौन सी गोल 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 अंडे की तरह दिखाई दे रही है? आप बोलेंगे सर ये खंबे की दिखाई दे रही है और ये गोल गोल अंडाकार आकृति में दिखाई दे रही है। कहां पर अवकाश ज्यादा मिल रहा है? कहां वायु आने की संभावना ज्यादा है? यहां पर, है ना, है ना। अब आप मुझे बताएं, वायु किसके पास ज्यादा आएगी? इनके पास कि इनके पास? सोचो, रंध्र किसके पास ज्यादा है? जो ये है इनके आसपास है रंध्र, तो यहां से वायु अंदर आ गई। लेकिन इनके पास है क्या? ज्यादा प्रकाश, तो प्रकाश संश्लेषण तो यहां ज्यादा होएगा, होएगा कि नहीं होएगा? तो किसके पास वायु ज्यादा आएगी? इनके पास आएगी। किसके पास प्रकाश ज्यादा? इनके पास आएगा। तो हमने सीधा सीधा बोला भैया पर्ण मध्योतक जो कोशिकाएं, मीजोफिल जो कोशिकाएं हैं भैया, ये दो प्रकार की होती हैं। एक होती है खंभ पर्ण मध्योतक और एक होती है बेटा जी आपकी स्पंजी पर्ण मध्योतक।
आपकी स्पंजी पर्ण मध्योतक और एक है आपकी खंभ पर्ण मध्योतक। दोनों में क्या अंतर था, मैंने आपको सिंपल सा अंतर बताया कि भैया कौन किसकी तरफ है। आप जल्दी से मुझे बताएं कौन किधर की तरफ है, ऊपर की सतह की तरफ कौन है, नीचे की सतह की तरफ कौन है। तो आप सीधा बोलेंगे ये किधर की तरफ, अभ्यक्ष सतह की ओर। अभ्यक्ष सतह की ओर, ठीक है। जबकि ये वाली जो है ये किधर की ओर, अपाक्ष सतह की ओर। बताएं क्या ये पहला अंतर समझ में आया। दूसरा, कौन लंबी लंबी है, ये है सर लंबी, और ये है सर गोलाकार या अंडाकार, गोलाकार या अंडाकार। सिंपल। तीसरा बिंदु ध्यान से सुनना। तीसरा बिंदु है, ध्यान से सुनिएगा, किसमें हरित लवक, नाम सुना हरित लवक, नहीं सुना, अभी सिर्फ इतना सा याद रखना। हरित लवक वो कोशिका के, मैं बोलूंगा अंगक होते हैं। जैसे कोशिका नाम तो सुना है ना मेरे भाई, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सूत्रकणिका जिसको बोलते हैं, अंतःप्रेय द्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी काय, लाइसोसोम, राइबोसोम, ऐसे ही कौन, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर होता है क्या, वर्ण, कौन सा, क्लोरोफिल, याद रखना। और उसी हरित लवक के अंदर होता है प्रकाश संश्लेषण। ये बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है, याद रखना। हरित लवक कहां ज्यादा होंगे, यहां या यहां। आप सीधा बोलेंगे सर यहां। हरित लवक की संख्या क्या है, ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है। इस तरीके से सिंबल जो होता है वो किस चीज को बताता है, ज्यादा को, ज्यादा है। आप बोलेंगे यहां नहीं है यहां पर भी, इन कोशिकाओं में भी, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है जितना यहां है। क्यों, क्योंकि इनके पास ज्यादा प्रकाश पड़ रहा है। आया समझ में। अब आप मुझे बताएं वायु गुहिका कहां मिल रही थी, वायु गुहिका, जो कोशिका जो किसके पास होंगी, रंध्र के पास होंगी, उनके आसपास कोशिकाओं के बीच में वायु नहीं होगी, तो वायु गुहिका किसके पास होंगी। तो यहां पर क्या मिल रही है, वायु गुहिका, यहां पर मिल रही है, ठीक है। तो बताएं जरा वापस से देखिए, देखिए यहां से वायु आई, आती जा रही है, इकट्ठी होती जा रही है, आती जा रही है, इकट्ठी होती जा रही है, यहां पर इकट्ठी हो गई है, कौन, वायु, ठीक है। अब उस वायु में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है इन कोशिकाओं को भी मिल जाएगी और इन कोशिकाओं को भी मिल रही है धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि सर यहां पर अंतर कोशिका है, यहां पर भी है, लेकिन इतना नहीं है जितना इन कोशिकाओं के पास है। क्यों, क्योंकि भैया ऊपर रंध्र नहीं है, कैसे आएगी वायु, नीचे से आएगी तो विसरण विधि से, यहां से, विसरण का मतलब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आना, यहां से होती हुई, यहां से होती हुई, यहां से होती हुई इन कोशिकाओं के पास भी आ जाएगी। लेकिन हरित लवक कहां ज्यादा होंगे, जहां प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होगा। प्रकाश संश्लेषण कहां ज्यादा होगा, जहां प्रकाश ज्यादा पहुंचेगा, इधर प्रकाश ज्यादा पहुंचेगा। आप बोलेंगे यहां नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा यहां तक भी, लेकिन ज्यादा मात्रा में किसके पास पहुंचा, इनके पास। तो हरित लवक की मात्रा इन कोशिकाओं में ज्यादा होती है। खत्म बाबू, इतना सही था। ये है क्या बेटा जी हमारा दूसरा भाग, किसका, हमारी पत्ती का, जिसका नाम था भरण ऊतक, ठीक है, जो किससे बनी हुई थी, पर्ण मध्योतक या मीजोफिल सेल। आपने याद रखना है मीजोफिल सेल दो प्रकार की है, पर्ण मध्योतक दो प्रकार की है, दोनों में प्रकाश संश्लेषण होएगा, लेकिन किसमें हरित लवक ज्यादा है, किसमें कम है, किसके पास वायु गुहिका ज्यादा है, किसके पास कम है ना, कौन लंबी लंबी है और कौन गोलाकार है। खत्म, इतना सा नाम मत भूलना, एक स्तंभ या खंभ और दूसरी है स्पंजी, ठीक है, सिंपल। चले अब आखिरी चीज रह गई है बेटा यहां पर, तीसरा बिंदु, और वो है संवहन ऊतक। जल्दी से खत्म करते हैं, ध्यान से सुनना बाबू, बस इतनी सी बात सुनना। संवहन ऊतक इन पत्तियों में और जो एक बीज पत्री में मिलेंगी, दोनों में सेम है। क्या बोला, जो एक बीज पत्री जो हम पढ़ेंगे उनमें भी, और जो द्विबीज पत्री यानी पृष्ठाधार पत्ती और समृद्धि
याद रखना, कौन सी? समृद्धि त्वचा जो हमारी कौन सी है? समृद्धि पार्श्व पत्ती जो है, नाम इसका थोड़ा सा अजीब सा होता है, याद नहीं हो पाता है। समृद्धि पार्श्व वृद्धि है ना, और पृष्ठाधार पत्ती, दोनों में सेम चीज क्या मिल रही है? बस एक चीज याद रखना, क्या? कि जो संवहन ऊतक होते हैं, वेस्कुलर बंडल होते हैं, जाइलम फ्लोएम जो होते हैं, वो सेम होते हैं दोनों में। तो याद रखना पहला बिंदु, ये दोनों प्रकार की पत्तियों में समान होते हैं। दोनों प्रकार की पत्तियों में कैसे होते हैं बेटा जी? सेम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, तो मिलते कैसे हैं ये भी तो बताना पड़ेगा भैया। कैसे होते हैं? संवहन ऊतक कैसे होते हैं? अब ध्यान से सुनिए। देखिए, संवहन ऊतक जो है वो दोनों प्रकार की पत्तियों में कैसे होते हैं? समान होते हैं। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, अब कौन से संवहन ऊतक पाए जाते हैं पत्तियों में? याद रखना, संयुक्त। कौन से मिलते हैं? संयुक्त। ठीक है, अब जरा सोचिए, संयुक्त का मतलब जाइलम और फ्लोएम जुड़ गए हैं। खुले के बंद खुले के बंद याद रखना। ठीक है, और जाइलम जो होता है, वो कैसा होता है बेटा जी? मध्यादि दारुक। कैसा होता है? मध्यादि दारुक। ये सिंपल सी चीज आपने याद रखनी है। बस एक लास्ट चीज और याद रखनी है, और वो ये कि जो संयुक्त संवहन बंडल है, संयुक्त संवहन बंडल जो होते हैं, ठीक है, जो बंद प्रकार के थे, जिसमें जाइलम जो है वो मध्यादि दारुक थी, ये संयुक्त संवहन बंडल के ऊपर एक आवरण होता है, आवरण से घिरे रहते हैं। अब आप मुझे बताएं, ऐसी चीज आपने कहीं और भी देखी थी? कहीं याद करिए, संवहन बंडल स्क्लेरेन्काइमा के आवरण से घिरे हुए थे, भूले तो नहीं? घिरे रहते हैं, तो आवरण से घिरे रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे? जरा सोचिए, देखिए जरा यहां पर गौर से देखिए। क्या आपको यहां पर बंडल आच्छद या बंडल छाद कहीं वर्ड दिख रहा है? तो यहां पर जो संवहन बंडल है, जाइलम और फ्लोएम, वो एक आवरण से घिरे हुए हैं, जिसका नाम है बंडल आच्छद। तो सिंपल सा याद रखना है, आवरण से घिरे रहते हैं, जिसका नाम है बंडल आच्छद। बस, सिंपल। तो ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। संवहन ऊतक में किसके? पत्ती के। दोनों में कैसा है? सेम है, सेम टू सेम है। बस अंतर कहां मिलने वाला होगा? दूसरी पत्ती में। जरा सोचिए कहां अंतर मिलेगा भैया? एक अंतर मिलेगा भरण ऊतक में, एक अंतर मिलेगा बाह्य त्वचा में, बस वही रह गया है। तो इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एक बीज पत्री पत्ती। ठीक है, समझ में आ गया? जिसको हमने क्या बोला है? समृद्धि पार्श्व पत्ती। करें स्टार्ट? आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। बच्चों, अब हम बात करते हैं किसकी? एक बीजपत्री पत्ती की। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्या? एक बीजपत्री पादपों में जो पत्ती मिलती है, सबसे पहले उसका नाम आपने याद रखना है, समृद्धि पार्श्व पत्ती। अब आप पूछेंगे सर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो बेटा जी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसो बाइलेटरल लीफ। ठीक है, जैसे हमने जो द्विबीजपत्री पादपों की जो पत्ती जो हमने पढ़ी थी, जिसका नाम क्या था आपको याद आ रहा होगा? पृष्ठाधार पत्ती, यानी डोर्सी वेंट्रल लीफ। उसी प्रकार से एक बीजपत्री पादपों में जो पत्तियां मिलती हैं, उसका नाम है समृद्धि पार्श्व पत्ती, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आइसो बाइलेटरल लीफ। ठीक है, फाइनली आप पूछेंगे सर ये जो पत्ती है और जो द्विबीजपत्री पादपों में जो पत्तियां मिल रही थी पृष्ठाधार पत्ती, उनसे कैसे अलग है या समानता क्या है? तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला बिंदु मैं बोलूंगा, ये डिट्टो सेम टू सेम किसके जैसी होंगी? द्विबीजपत्री पादपों की पत्ती
के जैसी होंगी, लेकिन कुछ अंतर होंगे। अब क्या अंतर होंगे, आइएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहला बिंदु, देखिए इस चीज को समझो, देखो देखो देखो, ध्यान से देखो। देखो एक पत्ती ऐसी है और एक पत्ती ऐसी है, दो पत्तियों में अंतर दिखाई दे रहा है। एक पत्ती इस तरीके से मिलती है और एक पत्ती अगर इस तरीके से मिलती है, तो आप मुझे बताएं इस पत्ती पर प्रकाश ज्यादा कहां मिलेगा, इस वाली पर, यहां पर, इस पर कम मिलेगा, है ना। तो इसकी आंतरिक संरचना में कुछ अंतर देखा था हमने। ऊपर क्यूटिकल ज्यादा थी, ऊपर रंध्र, ऊपर क्यूटिकल मोटी थी, रंध्र कम थे। अंदर की तरफ जो पर्ण मध्योतक कोशिका थी वो पहले इधर की सतह की तरफ जो थी वो कौन सी थी, खंब थी, खंब पर्ण मध्योतक थी। जबकि नीचे वाली स्तर जो थी उसमें क्यूटिकल पतली थी, रंध्रों की संख्या क्या थी, ज्यादा थी, है ना। और नीचे की तरफ जो आपकी कोशिकाएं थी उनका नाम क्या था, याद करिएगा, स्पंजी पर्ण मध्योतक था। लेकिन जरा सोचिए, एक पत्ती ऐसी थी और एक पत्ती अब ऐसी है। जैसे घास देखी होगी आपने, घास देखी, घास में पत्तियां इस तरीके से। अब आप सोच समझकर मुझे बताएं, इस पत्ती पर सूरज से रोशनी यहां पर भी आएगी, सूरज जब इधर आ जाएगा तो रोशनी यहां पर भी आएगी, यानी बराबर आएगी। तो जरा सोचिए, क्या इसकी इस त्वचा और इस त्वचा पर कोई अंतर मिलेगा, मिलेगा क्या, नहीं। तो याद रखना दोनों सतह पर है, याद रखना, भूल मत जाना। सबसे पहला बिंदु क्या, दोनों सतह पर क्यूटिकल, क्यूटिकल की मोटाई बराबर होती है। बताएं, ये पहला डिफरेंस आपको समझ में आ गया, सिंपल सा था। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। एक पत्ती ऐसे है, एक पत्ती ऐसे है। यहां पर ज्यादा प्रकाश पड़ता है तो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा हो सकता है, इसलिए क्यूटिकल क्या कर रही थी, वाष्पोत्सर्जन को रोक रही थी। तो ऊपर क्यूटिकल की मोटाई क्या है, ज्यादा, नीचे कम थी। लेकिन इस पत्ती में इधर भी उतना ही प्रकाश, इधर भी उतना ही प्रकाश। तो जरा सोचिए, क्यूटिकल की मोटाई दोनों तरफ क्या होगी, बराबर होगी। समझ में आ गया। अब आप मुझे बताएं, रंध्रों की संख्या, रंध्रों की संख्या सोच समझकर मुझे बताना। ऐसी पत्ती में इधर और इधर बराबर होगी, इधर ज्यादा होगी, इधर कम होगी, इधर ज्यादा होगी, इधर कम होगी। सोच समझकर आंसर दो, सोचो, क्या दोनों सतह पर रंध्रों की संख्या बराबर होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी मेरे भाई। जितना सूर्य का प्रकाश इधर से आएगा उतना ही इधर से आएगा। तो सीधी सी बात है, क्या यहां पर रंध्रों की संख्या कम ज्यादा होगी क्या? नहीं, बराबर होगी। तो याद रखना, दोनों सतह पर रंध्रों की संख्या भी क्या होगी, बराबर होगी। याद रखना, दोनों सतहों पर रंध्रों की संख्या बराबर होती है। ठीक है, समझ में आ गया? बस इतना ही अंतर था और सब कुछ सेम है। ठीक है, अच्छा एक और चीज। अब जरा सोचिए, इसकी ये वाली सतह पर भी उतना ही प्रकाश, इधर भी उतना ही प्रकाश। तो इधर भी क्यूटिकल उतनी मोटी, इधर भी क्यूटिकल, इधर भी रंध्र उतने ही, इधर भी रंध्र। अब आप खुद सोचिए, अंदर जो पर्ण मध्योतक कोशिकाएं होंगी, सोचना, दिमाग लगाना, अंदर जो इस पत्ती में अंदर जो पर्ण मध्योतक कोशिकाएं होंगी, क्या वो अलग अलग प्रकार की होंगी, खंब या स्पंजी ऐसी होंगी कि सारी की सारी समान होंगी? देख लो इस डायग्राम में, ये ऊपर वाली सतह, या ऊपर वाली ना बोलकर मैं बोलूंगा इस तरीके से, ये वाली सतह और ये वाली सतह। ठीक है, अब इसी पत्ती को देखो, ऐसी पत्ती को अगर मैं ऐसे करके रखूं आपके सामने, तो ये वाली सतह, दोनों सतहों पर रंध्र हैं, इधर भी और भैया इधर भी रंध्र बराबर है ना। क्यूटिकल की मोटाई बराबर मिलेगी। अब अंदर मुझे देखकर मुझे बताएं, ये तो सारा जाइलम फ्लोएम है, ये तो हमारा जाइलम फ्लोएम है, यानी ये संवहन ऊतक है। और मैंने आपको बता दिया है, संवहन बंडल या संवहन ऊतक, जाइलम फ्लोएम डिट्टो सेम टू सेम होते हैं एक बीजपत्री पादपों की पत्तियों के
और द्विबीजपत्री पादपों की पत्तियों की बिल्कुल सेम है, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है, याद रखना, ठीक है। लेकिन अंदर जरा सोचिए, पर्ण मध्योतक कोशिका क्या विभेदित है? क्या खंभ पर्ण मध्योतक मिल रही? क्या स्पंजी पर्ण मध्योतक मिल रही है? नहीं, नहीं मिल रही, विभेदित नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों ही सतहों पर। अब जरा इस पत्ती का नाम जरा सोचिए, क्या लिखा हुआ है? पार्श्व, यानी ऐसी पत्ती जिसके दोनों पार्श्व सतह कैसे होंगे? समृद्ध होंगे, बराबर होंगे, सेम टू सेम होंगे, जिसकी आंतरिक संरचना में जो पर्ण मध्योतक कोशिकाएं हैं वो सारी की सारी सेम होंगी, कोई खंभ कोई स्पंजी इस तरीके से नहीं मिलेंगी। सिंपल पैरेन्काइमा से बनी हुई पर्ण मध्योतक कोशिकाएं मिलेंगी जो प्रकाश संश्लेषण करेंगी। तो याद रखना यहां पर तीसरा बिंदु क्या हो जाएगा भैया कि पर्ण मध्योतक जो है वो खंभ पर्ण मध्योतक या स्पंजी पर्ण मध्योतक में विभेदित नहीं है। पर्ण मध्योतक कोशिकाएं खंभ या खंभ या स्पंजी पर्ण मध्योतक में विभेदित नहीं है। याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा इस चीज को, ठीक है। बस इतना ही था एक बीजपत्री पत्ती में, सिंपल। बताएं इससे सिंपल और क्या हो सकता है? क्या कि क्यूटिकल दोनों सतह पर बराबर है, रंध्रों की संख्या दोनों सतह पर बराबर है, क्योंकि ये पत्तियां इस तरीके से मिलती हैं जैसे घास है ना। पर्ण मध्योतक कोशिका विभेदित नहीं है, अंदर से कोई खंभ नहीं मिल रहा, कोई स्पंजी नहीं मिल रही, क्योंकि दोनों तरफ से प्रकाश बराबर बराबर मिल रहा है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा चीज मुझे बतानी है जिससे प्रश्न बनता है नीट में। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, नीट में एक प्रश्न बनता है, क्या बनता है? ध्यान से सुनिएगा बेटा। घास जो होती है ना, घास होती है घास, चलो जी आप सभी ने देखी है, आपके घर में होगी, है ना। घास, ग्रास बोल दीजिए, क्या होती है ये एक बीजपत्री होते हैं। कौन होते हैं बच्चों? ये एक बीजपत्री पादप होते हैं। ये कौन? घास, ठीक है। अब आपने जरा सोचिए, जो हमारे जमीन होती है उससे जो घास निकलती है ना, मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने याद करिए जब हमने रूपांतरण देखे थे तने के, तब बताया था डूब घास, याद आ रही है? तो बेटा घास जो होती है उसका वो भाग जो जमीन से बाहर होता है वो क्या होती है? वो पत्तियां होती है। सीधी खड़ी है, इधर भी प्रकाश इधर भी प्रकाश बराबर मिल रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, ध्यान से सुनना, घास में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं। क्या बोला मैंने? घास में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं मिलती है। कहां पर? ऊपरी बाह्य त्वचा जो होती है, ऊपरी बाह्य त्वचा जो होती है। अब ऊपरी बाह्य त्वचा का मतलब जरा सोचिए, दिमाग लगाए, ऊपरी का मतलब क्या था? अभ्यक्ष, ठीक है। अब देखिए ये जो है हमारी ऊपरी बाह्य त्वचा है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर हमें ना एक चीज समझ में नहीं आई, सर आपने जो पिछले डायग्राम बनाया था आपने द्विबीजपत्री में, वो भी ऐसा ही था और इसमें भी ऐसा बनाया। एक तरफ आप बोल रहे हो ऐसी पत्ती, एक तरफ आप बोल रहे हो ऐसी पत्ती है। देखो बेटा, इस पत्ती को जब मैंने ऐसे काटा, ये वाली जो द्विबीजपत्री वाली जो पत्ती थी, इसको जब मैंने ऐसे काटा तो ऐसे दिखाई देगी, एक ऊपरी सतह और एक निचली सतह। अब ये वाली जो पत्ती है, ध्यान से सुनना, ये वाली पत्ती, इसको मैं काटूंगा और काट कर ऐसे रखूंगा। ये वाली पत्ती को जब मैं काटूंगा, सोचो इसको मैंने काटा और काट कर मैंने ऐसे रखा तो भी तो इसकी ये ऊपरी त्वचा और ये निचली त्वचा बराबर है, सेम टू सेम है। समझ में आया? तो बात आ रही थी क्या, ये जो घास होती है ना, घास, उस घास में ऊपरी बाह्य त्वचा के पास में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं। ऐसी कुछ विशेष प्रकार की क्या मिल रही हैं? कोशिकाएं।
ठीक है, कहां पर? घास में ऊपरी बाह्य त्वचा के पास कुछ विशेष प्रकार की कोशिका मिलती है। ठीक है, सबसे पहले तो इस कोशिका का नाम ध्यान से सुनना। इन कोशिकाओं का नाम याद रखना है आपने, आवर्ध त्वक कोशिका। आवर्ध त्वक कोशिका बच्चों, इसको इंग्लिश में बोला जाता है बुलीफॉर्म सेल्स। आवर्ध त्वक कोशिका, बुलीफॉर्म सेल्स। कहां पर मिल रही है? घासों में, यानी एक बीजपत्री पादपों की पत्तियों में। कहां पर मिल रही है? जो ऊपरी बाह्य त्वचा है उसके पास में मिल रही है। ठीक है, अब साहब ये काम क्या कर रही है, क्या है इसका कार्य क्या है? देखो मैं ऐसे मतलब सुस्त पड़ा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, मैं ऐसे सुस्त पड़ा हूं, सुस्त। ठीक है, अब एकदम से मेरे अंदर जब पानी आया, मैं सीधा खड़ा हो गया। समझना इसको, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर, मैं ऐसे सुस्त पड़ा हूं, ठीक है, और मेरे अंदर जब पानी भरता जाएगा तो मैं सीधा खड़ा हो जाऊंगा। इमेजिन करना, है ना, जैसे एक गुब्बारा है, देखे होंगे आपने, गुब्बारे इस तरीके से होते हैं ना, लंबे लंबे वाले जो है। सुस्त पड़ा है ये गुब्बारा, इसके अंदर जब आप हवा भर देंगे या पानी भर देंगे तो ये सीधा खड़ा हो गया। तो ये जो कोशिकाएं जो होती हैं बेटा जी, ये इनका कार्य क्या होता है समझना। क्या ये कोशिकाएं क्या करती हैं? जब वाष्पोत्सर्जन अधिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन अगर अधिक हो गया, सोचो पानी निकलता जा रहा है, घास में से पानी निकलता जा रहा है, इस कंडीशन में क्या करना चाहिए हमें? पानी को निकाल देना चाहिए और निकालना चाहिए, या संचित करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए। मेरे अंदर पानी है, सोचो मैं सीधा खड़ा हूं, मैं घास हूं, मेरे अंदर पानी है, अगर पानी निकलता जाएगा तो मुझे क्या करना चाहिए? पानी को स्टोर करना चाहिए। तो मैं झुक जाऊंगा या नहीं झुक जाऊंगा, ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो जाए। मुड़ जाऊंगा या नहीं मुड़ जाऊंगा? ये कोशिकाएं मुड़ जाएंगी या नहीं मुड़ जाएंगी? ये कोशिकाएं अगर मुड़ जाएंगी तो पत्ती जो है वो क्या हो जाएगी? फोल्ड हो जाएगी, नीचे घूम जाएगी। अब जब नीचे घूम जाएगी इस तरीके से, ये देखो ये एक पत्ती मिल रही है, ठीक है, अब ये पत्ती अगर इस तरीके से घूम जाएगी तो जरा सोचिए, प्रकाश केवल इतने से भाग पर पड़ेगा, इस भाग पर जब नहीं पड़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। तो कहीं ना कहीं अगर वाष्पोत्सर्जन की दर अगर अधिक है तो उसे कम करने के लिए क्या होती है? ये बुलीफॉर्म सेल्स, आवर्ध त्वक कोशिका, ये क्या करती हैं बेटा जी? ध्यान से सुनना, इसे कम करने के लिए ये घुमा देती हैं। किसको घुमा देती हैं? फोल्ड कर देती हैं। फोल्ड का मतलब तो समझ में आता है, घूम जाती है। कौन बेटा जी? आपकी पत्ती। अब पत्ती अगर घूम जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं प्रकाश इतने सारे भाग पर नहीं जब पड़ पाएगा प्रॉपरली, तो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? होएगी या नहीं होएगी? समझ में आ गया? कंफ्यूजन तो नहीं था? चलें आगे। अब जरा सोचिए, अब वाष्पोत्सर्जन की दर कम है, सुनना, अब क्या है? वाष्पोत्सर्जन की दर कम है, ठीक है, हमें प्रकाश ज्यादा चाहिए, तो ये बुलीफॉर्म आवर्ध त्वक कोशिका क्या करेंगी? वापस से इस पत्ती को सीधा खड़ा कर देंगे। समझ में आ गया? जब पानी आ जाएगा इनके पास, देखो जब पानी निकलता जा रहा है, पानी की कमी होती जा रही है, तो इन पत्तियों ने क्या कर दिया, इन कोशिकाओं ने क्या कर दिया? पत्ती को नीचे घुमा दिया। जब पानी भरपूर मात्रा में आ जाएगा तो इन कोशिकाओं के अंदर पानी भर जाएगा, तो भैया ये पत्ती वापस से सीधी खड़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से पत्ती को घुमाना
सीधा खड़ा करना, पत्ती को घुमाना, सीधा खड़ा करना, ये कार्य किसका था? इन कोशिकाओं का भूल मत जाना जो कहां पर मिल रही है? ऊपरी बाह्य त्वचा के पास में मिल रही है। ये आखिरी चीज थी बेटा जी आपकी एक बीजपत्री पादपों की पत्तियों की, और इसी के साथ हमने कंप्लीट किया है संपूर्ण पत्ती। इट मीन्स अगर आपसे कोई पूछे कि द्वितीय वृद्धि का मतलब क्या है, आप सीधा जवाब देंगे सर द्वितीय वृद्धि का मतलब होता है क्या? जब कोई पादप लंबाई में बढ़ता है कि चौड़ाई में बढ़ता है। तो मैंने आपको याद करिए पहले भी बताया था, एक होती है प्राथमिक वृद्धि और एक होती है द्वितीय वृद्धि। प्राथमिक वृद्धि क्या होती है? एक ऐसी वृद्धि जिसमें लंबाई बढ़ती है, और द्वितीय वृद्धि कौन सी होती है? जिसमें उसकी चौड़ाई बढ़ती है। तो याद रखना द्वितीय वृद्धि का मतलब क्या होता है? जब किसी पादप के भाग की चौड़ाई बढ़ती है। क्या बढ़ती है? चौड़ाई बढ़ती है। क्या बढ़ती है बच्चों? चौड़ाई बढ़ती है। ठीक है, तो सीधा खड़ा कर देंगे। समझ में आ गया? जब पानी आ जाएगा इनके पास, देखो जब पानी निकलता जा रहा है, पानी की कमी होती जा रही है, तो इन पत्तियों ने क्या कर दिया, इन कोशिकाओं ने क्या कर दिया? पत्ती को नीचे घुमा दिया। जब पानी भरपूर मात्रा में आ जाएगा तो इन कोशिकाओं के अंदर पानी भर जाएगा, तो भैया ये पत्ती वापस से सीधी खड़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से पत्ती को घुमाना, सीधा खड़ा करना, पत्ती को घुमाना, सीधा खड़ा करना, ये कार्य किसका था? इन कोशिकाओं का भूल मत जाना जो कहां पर मिल रही है? ऊपरी बाह्य त्वचा के पास में मिल रही है। ये आखिरी चीज थी बेटा जी आपकी एक बीजपत्री पादपों की पत्तियों की, और इसी के साथ हमने कंप्लीट किया है संपूर्ण पत्ती। इट मीन्स अगर आपसे कोई पूछे कि द्वितीय वृद्धि का मतलब क्या है, आप सीधा जवाब देंगे सर द्वितीय वृद्धि का मतलब होता है क्या? जब कोई पादप लंबाई में बढ़ता है कि चौड़ाई में बढ़ता है। तो मैंने आपको याद करिए पहले भी बताया था, एक होती है प्राथमिक वृद्धि और एक होती है द्वितीय वृद्धि। प्राथमिक वृद्धि क्या होती है? एक ऐसी वृद्धि जिसमें लंबाई बढ़ती है, और द्वितीय वृद्धि कौन सी होती है? जिसमें उसकी चौड़ाई बढ़ती है। तो याद रखना द्वितीय वृद्धि का मतलब क्या होता है? जब किसी पादप के भाग की चौड़ाई बढ़ती है। क्या बढ़ती है? चौड़ाई बढ़ती है। क्या बढ़ती है बच्चों? चौड़ाई बढ़ती है। ठीक है, चौड़ाई बढ़ती है तो ऐसी वृद्धि क्या होगी? द्वितीय। भाई जरा सोचो, मैं अगर लंबा होता जा रहा हूं ये मेरी प्राथमिक वृद्धि, अगर मैं चौड़ा होता जा रहा हूं ये मेरी द्वितीय वृद्धि। वही उसी तरीके से पादपों में भी, पादप जो है लंबे होते हैं तो प्राथमिक वृद्धि, उनकी चौड़ाई बढ़ेगी तो द्वितीय वृद्धि। तो द्वितीय वृद्धि का पहली बात तो मीनिंग समझ में आया कि द्वितीय वृद्धि है क्या। अब बात आ रही है कि साहब ये द्वितीय वृद्धि मिलेगी किसमें? पहले तो सोचो किसमें मिलेगी, किसके तने में मिलेगी? दिमाग लगाएं, सोचो। आप सीधा बोलेंगे सर ये द्वितीय वृद्धि, हम बात कर रहे हैं किसकी? पुष्पीय पादपों की ना। पुष्पीय पादप दो प्रकार के थे, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री, है ना। अब साहब ये किसमें मिलेगी? द्वितीय वृद्धि किसमें मिलती है? ये द्विबीजपत्री तने में मिलती है कि एक बीजपत्री? याद करिए कौन उत्तरदायी था, दिमाग लगाएं, कौन उत्तरदायी था करने के लिए, वृद्धि करने के लिए? कैम्बियम। कौन उत्तरदायी था? कैम्बियम था ना। अब ये कैम्बियम किसमें मिल रहा था? याद करिए किसके तने में मिल रहा था? एक बीजपत्री की द्विबीजपत्री? आप बोलेंगे सर जो द्विबीजपत्री जो थे उनके अंदर मिल रहा था तना। कैसा मिल रहा था? याद करिए उनका जो द्विबीजपत्री जो तना जो था उसके अंदर संवहन बंडल कैसे मिल रहे थे? याद करिए संयुक्त खुले संवहन बंडल। याद आ रहा है भैया? भूले तो नहीं है?
जबकि एक बीजपत्री जो थे, आपको अगर याद आ रहा हो, एक बीजपत्रियों के अंदर कैसा था, एक बीजपत्री तना जो था उसके अंदर कैसे मिल रहे थे, संयुक्त तो थे लेकिन खुले नहीं थे, कैसे थे, बंद थे। संयुक्त बंद संवहन बंडल था। ये मैंने आपको बताया था और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि द्विबीजपत्री तने में खुले हैं, इट मींस यहां पर मिल रही है कैम्बियम। क्या मिल रही है, कैम्बियम मिल रही है। और कैम्बियम जो होती है ये क्या था, द्वितीय विभजोतक ऊतक। क्या था ये, द्वितीय विभजोतक ऊतक है। और ये द्वितीय विभजोतक ऊतक जो है ये संख्या बढ़ाएगा, कोशिका विभाजन करेगा। कोशिका विभाजन करेगा तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाएगी चौड़ाई में। चौड़ाई जब बढ़ेगी तो सीधी सी बात है क्या होगी, द्वितीय वृद्धि। अब इतना तो समझ में आ गया कि द्वितीय वृद्धि किसमें मिल रही है, द्विबीजपत्री तने में क्या मिल रही है, द्वितीय वृद्धि। अब आप पूछेंगे सर मूल में, हालांकि मैंने आपको बोला था कि मूल में जाइलम और फ्लोएम दूर दूर है, द्वितीय वृद्धि नहीं मिलती है, लेकिन आपने ये जरूर याद रखना है पर्टिकुलरली द्विबीजपत्री, पर्टिकुलरली कौन, द्विबीजपत्री तने में उसकी मूल में भी क्या मिलती है, क्या मिलती है, द्वितीय वृद्धि मिलती है। अब कैसे मिलेगी वो मैं आपको समझाऊंगा, अभी मुझे सिर्फ इतना सा बात बताएं। द्वितीय वृद्धि का मीनिंग समझ में आ गया, द्वितीय वृद्धि किसमें मिलती है ये समझ में आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। द्वितीय वृद्धि किसके कारण होती है ये समझ में आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब हम बात करेंगे कि आखिर द्वितीय वृद्धि होती कैसे है, कौन करा रहा था ये तो समझ में आ गया, लेकिन कैसे होगी वो हम पढ़ने वाले हैं। तो रेडी है इस चीज के लिए, करें स्टार्ट, आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। चित्र आपको दिखाता हूं, देखिए ये चित्र बच्चों हमारी बुक में दे रखा है ना, आप इसको बुक में भी देख सकते हैं, लेकिन बात आ रही है ये चित्र समझ में नहीं आता। टेंशन मत लीजिए, ये जो द्वितीय वृद्धि जो हम पढ़ने वाले ना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है, बहुत ज्यादा जटिल है, तो बड़े आराम से तसल्ली से समझाऊंगा, एक एक चीज को समझना ध्यान से, ठीक है। आइए देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी, द्वितीय वृद्धि की। ये डायग्राम मैंने जो आपको दिखाया ये बाद में समझाऊंगा, अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन दिखाना जरूरी था, ये द्वितीय वृद्धि को दर्शा रहा है, ठीक है। देखिए हमें ये तो पता लग गया कि भैया द्वितीय वृद्धि जो है वो किस में मिलेगी, द्विबीजपत्री तने में और उसकी मूल में भी, है ना। किसकी मूल में नहीं, किसके तने में नहीं, किसकी पत्ती में नहीं, एक बीजपत्री की, और किसकी पत्ती में भी नहीं, द्विबीज। यानी कुल मिलाकर द्वितीय वृद्धि किसमें मिलने वाली है, सिर्फ इतना सा सोचो, बाकी किसी में नहीं मिलेगी, सिर्फ द्विबीजपत्री तने में और उसकी मूल में। क्यों, क्योंकि है कैम्बियम, बताया था ना। अब देखिए मैं आगे जो चीज बताने वाला हूं उसको थोड़ा गौर से सुनिएगा। देखिए बेटा मैंने ये तो बता दिया कि आपको द्वितीय वृद्धि जो है उसके लिए उत्तरदायी जो था वो कौन है, कैम्बियम। ये तो समझ में आ गया, और ये भी समझ में आ गया कि भैया कैम्बियम क्या होता है, मैंने आपको बताया है क्या है, ये एक प्रकार का पार्श्व विभजोतक ऊतक है। क्या है बच्चों, पार्श्व विभजोतक ऊतक है, पार्श्व विभजोतक है, ठीक है। अब है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आपको ये याद होना चाहिए कि पार्श्व विभजोतक जो था क्या वो द्वितीय विभजोतक था कि प्राथमिक था, याद करिए, बताया था आपको कैसा होता है, ये द्वितीय विभजोतक होता है। लेकिन किंतु परंतु अब ध्यान से सुनिएगा, पार्श्व विभजोतक जो है वो द्वितीय विभजोतक है,
और पार्श्व विभजोतक का उदाहरण जो है वो है कौन? कैम्बियम। ठीक है, अब साहब कैम्बियम भी दो प्रकार का है, एक है संवहन कैम्बियम और एक है कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, संवहन कैम्बियम वापस से दो प्रकार का है, एक है अंतः पूलीय कैम्बियम और एक है अंतरा पूलीय कैम्बियम। अब मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन होता है। अब क्या होता है, ध्यान से सुनना, मैं वापस से दोहरा रहा हूं, चीज बहुत टफ है, वास्तव में टफ है, समझ में नहीं आती है, कंफ्यूजन होता है, झोलमोल हो जाता है सारा। तो बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर कर चलना, ध्यान से सुनना। थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। मैंने आपको विभजोतक ऊतक पढ़ाया था, याद आ रहा है? मैंने आपसे बोला था विभजोतक ऊतक जो हैं वो लगातार विभाजन करते हैं, याद आ रहा है? दो प्रकार के थे, एक थे प्राथमिक जो पहले आएंगे, एक है द्वितीय जो बाद में आएंगे। प्राथमिक जो थे वो लंबाई बढ़ा रहे थे और द्वितीय चौड़ाई बढ़ाएंगे। ठीक है, इतना सा समझ में है। प्राथमिक विभजोतक के उदाहरण क्या बताए थे, याद करिए, एग्जाम्पल क्या बताए थे? शीर्षस्थ विभजोतक और अंतर्वेशी विभजोतक बताया था। और आपके द्वितीय विभजोतक का उदाहरण जो था, द्वितीय विभजोतक का उदाहरण था वो था पार्श्व विभजोतक। अब यहां पर देखना ध्यान से, द्वितीय विभजोतक का उदाहरण कौन है? पार्श्व। और पार्श्व विभजोतक कौन होता है? कैम्बियम। साहब कैम्बियम दो प्रकार का होता है, एक संवहनी या संवहन कैम्बियम और एक होता है कॉर्क कैम्बियम। अब आप बोलेंगे सर दोनों में अंतर क्या है, पूछेंगे ना। बेटा मुझे बस इतना सा बताओ, मान लो ये तना है, इस तने में यहां पर मान लो ये अंदर की तरफ क्या थे, यहां पर संवहन ऊतक है। कौन है अंदर? संवहन ऊतक है यहां पर। ठीक है, तो अगर कैम्बियम यहां पर मिलेगा, कहां पर मिलेगा? संवहन ऊतक में मिलेगा, संवहन ऊतक के आसपास मिलेगा, तो उससे हम बोलेंगे क्या? संवहनी या संवहन कैम्बियम। पहले बात तो ये समझ में आई कि भैया संवहन कैम्बियम कौन से होते हैं? वो कैम्बियम जो संवहन ऊतक से संबंधित है, जाइलम फ्लोएम से संबंधित है। ठीक, अब साहब आप पूछेंगे सर कॉर्क कैम्बियम क्या होता है? कॉर्क कैम्बियम वो है जो परिधि पर होएगा। ठीक है, तो परिधि पर जो मिलेगा वो कौन है? कॉर्क कैम्बियम। और संवहन बंडल के पास जो मिलेगा वो है संवहन कैम्बियम। इतनी सी बात समझ में आ गई। दोनों किसके प्रकार हैं? कैम्बियम की। कैम्बियम किसका उदाहरण है? एक प्रकार का। कैम्बियम कौन है? एक प्रकार का पार्श्व विभजोतक है, एक प्रकार का पार्श्व विभजोतक है। पार्श्व विभजोतक वो होते हैं जो जिंदगी में दूसरी बार विभजोतक ऊतक बनते हैं, इसलिए क्या बोला? द्वितीय विभजोतक। फिर से बोलूं, फिर से सुनना, बार बार सुनना। मैं एक पेड़ हूं, मेरे अंदर, ध्यान से सुनना, मेरे अंदर सबसे पहले जो विभजोतक ऊतक आए उनको हमने क्या बोला? प्राथमिक। दो थे हमने पढ़े, कौन के? एक तो शीर्षस्थ थे जो शीर्ष पे मिलेंगे, और एक थे आपके अंतर्वेशी। दो उदाहरण थे या दो प्रकार थे या दो एग्जाम्पल थे किसके? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के प्राथमिक विभजोतक के। डन। दूसरा हमने बात करी वो विभजोतक जो बाद में आएगा, कौन? द्वितीय विभजोतक। जिसका जो कौन है? द्वितीय विभजोतक का नाम क्या है पेड़ में? साहब पार्श्व विभजोतक बोलते हैं। अब पार्श्व विभजोतक कौन है पेड़ में? उसका नाम क्या है? जो पार्श्व विभजोतक है एक पेड़ में उसका नाम क्या है? भाई पार्श्व विभजोतक का मतलब क्या था? एक ऐसा विभजोतक जो जिंदगी में दूसरी बार आ रहा है, उसको हमने बोला क्या? पार्श्व विभजोतक। जो एक प्रकार का कौन है? द्वितीय विभजोतक। अब है कौन उस पार्श्व विभजोतक का नाम क्या है? उसका नाम है कैम्बियम। अब कैम्बियम भी दो प्रकार के, एक संवहन और एक कॉर्क। ठीक है, कॉर्क का मतलब होती है छाल। अब जरा सोचिए, पेड़ के किनारे की तरफ, इस तने में परिधि की तरफ जो कैम्बियम है उसका नाम है कॉर्क कैम्बियम, और जो संवहन ऊतक के आसपास है उसका नाम है संवहन कैम्बियम। डन। चलो, अब संवहन कैम्बियम बाबू फिर से दो प्रकार के, एक है अंतःपूलीय कैम्बियम और एक है अंतरापूलीय कैम्बियम। अब मेरे बाबू ध्यान से सुनना, क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूं ना वो माथा चकरा देगा।
आप मुझे बताएं, कॉर्क कैम्बियम, संवहन कैम्बियम किसके उदाहरण? कैम्बियम के। कैम्बियम क्या है? पार्श्व विभजोतक है। पार्श्व विभजोतक कौन होते हैं? द्वितीय विभजोतक है। यानी सोचो, क्या कॉर्क कैम्बियम द्वितीय विभजोतक है या नहीं है? सोचो, कॉर्क कैम्बियम द्वितीय विभजोतक है या नहीं है? हाँ, द्वितीय विभजोतक है। ये एक द्वितीय विभजोतक है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्या संवहन कैम्बियम द्वितीय विभजोतक है? आप बोलेंगे हाँ, रुको रुको रुको। संवहन कैम्बियम के दो प्रकार हैं, एक है अंतःपूलीय और एक है अंतरापूलीय। दोनों में अंतर क्या अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट क्या था, अंतरापूलीय जो है ये है द्वितीय विभजोतक, ये है द्वितीय विभजोतक। जबकि मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना, अंतःपूलीय कैम्बियम जो होता है ये होता है प्राथमिक विभजोतक। अब माथा आपका चकराएगा, चकराएगा कि नहीं चकराएगा? यानी सोचो, पार्श्व विभजोतक के जितने भी उदाहरण या जितने भी प्रकार हमने देखे ना, हमने पार्श्व विभजोतक के जितने भी प्रकार देखे, कितने देखे? तीन ही तो देखे। कौन कौन सा? अंतःपूलीय, अंतरापूलीय, कॉर्क। भाई ये दोनों तो इसके प्रकार थे ना, एक तरीके से तीन ही तो चीज हुई, एक दो तीन। अब इन तीन में से ये दो जो हैं, ये जिंदगी में दूसरी बार आ रहे थे विभजोतक, इसलिए बोला द्वितीय। लेकिन बाबू ये वाला जो है, ये वाला आता किसके अंतर्गत है? आता तो पार्श्व विभजोतक के अंतर्गत आता है, लेकिन किंतु परंतु ये एक प्रकार का प्राथमिक विभजोतक है। अब ये हमारी बुक में इस तरीके से नहीं दे रखा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो होता है ये जिंदगी में पहली बार बनता है, जबकि ये जो है जिंदगी में दूसरी बार बनते हैं। और हम बोलते हैं कि भैया ये तीनों किसके उदाहरण हैं? कैम्बियम के। कैम्बियम क्या एक प्रकार का पार्श्व विभजोतक जो द्वितीय विभजोतक होता है। अब आप मुझे बताएं, क्या द्वितीय विभजोतक यानी पार्श्व विभजोतक यानी कैम्बियम पूर्ण रूप से द्वितीय विभजोतक है या अपूर्ण रूप से है? सोचो, पूर्ण या अपूर्ण? अपूर्ण रूप से। क्यों? क्योंकि इस कैम्बियम का एक प्रकार है जिसका नाम है अंतःपूलीय कैम्बियम, जो द्वितीय विभजोतक नहीं है, जो प्राथमिक विभजोतक है। अब हमने ये भी देख लिया कि भैया द्वितीय वृद्धि किसमें होने वाली है। हमने ये देखा द्वितीय वृद्धि जो है उसमें चौड़ाई बढ़ती है, और द्वितीय वृद्धि जो होती है किसमें होती है? तने में होती है। किसमें? द्विबीजपत्री तन में। क्यों? क्योंकि यहां पर कैम्बियम मिल रही है। ये हमें समझ में आ गया है ना। अब आप मुझे बताएं, ये आपको क्लियर है कि द्वितीय वृद्धि किसके कारण होती है? कैम्बियम। द्वितीय वृद्धि किसके कारण होती है? कैम्बियम। ये कैम्बियम द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, ठीक। और इस कैम्बियम का एक भाग है जो प्राथमिक विभजोतक है, बाकी जो है वो द्वितीय विभजोतक है। डनाडन डन, क्लियर है। चलें आगे। अब सुनना, बार बार सुनना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा जटिल है। जिसका दिमाग चल जाएगा उसको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा डिटेल में है, ये कॉम्प्लेक्स है, जटिल चीज है, आराम से समझानी पड़ेगी, नहीं तो ये बिल्कुल माथा चीरते हुए चली जाएगी, बाल उड़ाते हुए चली जाएगी, जैसे मेरे बाल उड़ गए, ठीक है। चल, अब आगे बढ़ने से पहले मैं बार बार ये चीज रिपीट करूंगा कि द्वितीय वृद्धि कराने के लिए कौन उत्तरदायी? कैम्बियम, ठीक है। अब कैम्बियम दो प्रकार के हैं साहब, एक संवहन और एक कॉर्क। आप मुझे बताएं, इसके कारण वृद्धि, द्वितीय वृद्धि बीच में होगी कि किनारे पर होगी? सोचो। और इसके कारण वृद्धि, द्वितीय वृद्धि, मोटाई चौड़ाई कहां पर बढ़ेगी? बीच में कि किनारे पर? बस इतना सा सोचना। सोचो कहां पर होगी इसके कारण द्वितीय वृद्धि जो होगी वो कहां पर होगी? किनारे पर कि बीच में? आप बोलेंगे सर किनारे पर। क्यों? क्योंकि ये कहां पर मिल रहा है? परिधि पर मिल रहा है, जबकि ये कहां पर मिल रहा है? बीच में मिल रहा है, ठीक है। अब बेटा जी हम यहां पर द्वितीय वृद्धि देखने वाले हैं, ध्यान से सुनना। अब हम यहां पर देखने वाले हैं द्वितीय वृद्धि, स्टार्ट करने वाले हैं द्वितीय वृद्धि। किसमें? पहले पढ़ेंगे तने में, बाद में पढ़ेंगे मूल में। पहले किसमें पढ़ेंगे? द्विबीजपत्री तने में, ठीक है। और अब आप मुझे बताएं, द्विबीजपत्री तने में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब तने में भी द्वितीय वृद्धि जो होगी, इस तने में भी द्वितीय वृद्धि जो होगी वो दो जगह होगी,
दो जगह होगी, एक किनारे पर होगी और एक संवहन कैम्बियम के कारण होगी। यानी ये द्विबीजपत्री में द्वितीय वृद्धि दो जगह पर होगी या दो कैम्बियम के कारण होगी। किस किस के? एक संवहन कैम्बियम के कारण और एक आपके कॉर्क कैम्बियम के कारण। पहले हम किसकी बात करेंगे? संवहन कैम्बियम के कारण, जहां वृद्धि कहां होगी? बीच में मेनली कहां होगी? बीच में स्टार्ट होगी, जबकि इसके कारण कहां पर होगी? परिधि पर। तो सबसे पहले हम किसमें देखेंगे? संवहन कैम्बियम के कारण द्विबीजपत्री तने में द्वितीय वृद्धि। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? संवहन कैम्बियम के कारण द्विबीजपत्री तने में द्वितीय वृद्धि देखने वाले हैं। ठीक है, चलें। क्लियर है कि ऊपर से गया है? क्लियर है ना? चलो अब इधर देखना, आपको क्या द्विबीजपत्री तने का याद आ रहा है? हमने द्विबीजपत्री तना पढ़ा था, याद करिए। सबसे बाहर कौन थी? याद करिए, बाह्य त्वचा। बेटा जी अब बड़े आराम से मेरे को समझाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को पता है ये मैक्सिमम बच्चों के ऊपर से जाता है, इसलिए आराम से सुनना। ये कौन है? बाह्य त्वचा। ठीक है, अब इसके नीचे क्या था? याद करिए, इसके नीचे था वलकुट। और अगर आपको याद आ रहा हो, वलकुट जो था वो तीन भागों में बटा हुआ था। याद आ रहा है? अधस त्वचा किससे बनी हुई थी? बताओ किससे बनी हुई थी? कोलेनकाइमा। फिर वलकुट सतह किससे बनी हुई थी? पेरेनकाइमा। फिर अंतस त्वचा जिसमें कोई कैस्पेरियन पट्टियां नहीं थी। कैस्पेरियन पट्टियां किसमें थी? मूल में थी। क्या था? स्टार्च, आच्छद बोला था, स्टार्च मिल रहा था किसमें? अंतस त्वचा में। याद आ रहा है? तो ये वलकुट तीन भागों में विभेदित था। ये बार बार नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तीन भागों में विभेदित था। अब वलकुट के नीचे क्या था? याद करिए, इस वलकुट के नीचे क्या था? दिमाग लगाएं जरा जल्दी से। इस वलकुट के नीचे क्या था? आप सीधा बोलेंगे सर इस वलकुट के नीचे था, मान लेते हैं ये वाला भाग क्या है? वलकुट। इस वलकुट के नीचे था ये परिरंभ। चलो जी, ये भी याद आ गया हमें, परिरंभ। भूले तो नहीं? याद है? अब इस परिरंभ के अंदर क्या था? आप याद करिए, इसके अंदर थे जाइलम और फ्लोएम। देखिए, जाइलम को मैं लाल रंग से दिखा रहा हूं, ठीक है, और फ्लोएम को मैं नीले रंग से, ताकि समझ में आए। ये फ्लोएम है और ये जाइलम है। ठीक है, अब देखिएगा जरा, फ्लोएम 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 फ्लोएम। ठीक है, और अब क्या बनाऊंगा? जाइलम। जाइलम 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 और जाइलम। ये है जाइलम, लाल रंग का, और फ्लोएम नीले रंग का। अब बाबू आप मुझे बताएं सोच समझकर, जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या मिल रहा था? सोचो, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कोई संरचना मिल रही थी। कौन मिल रहा था? जल्दी से आंसर दीजिए। आप बोलेंगे सर कैम्बियम मिल रहा था। नहीं मिल रहा था। सोचो क्या मिल रहा था? कैम्बियम मिल रहा था। देखो देखो, ध्यान से देखो, ये है बेटा जी हमारा जाइलम। मैंने कहा बना दिया? जाइलम उल्टा बना दिया। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। जाइलम है हमारा लाल रंग का, और फ्लोएम ये हमारा नीले रंग का। कौन है? फ्लोएम है।
ये नीले रंग का कौन है बच्चों? फ्लोएम है। मैंने जाइलम लिख दिया। नीले रंग का कौन है? फ्लोएम है। नीले रंग का कौन है? फ्लोएम है। अच्छा, एक और चीज आपको समझ में आई, फ्लोएम जो होता है वो केंद्र की तरफ है कि परिधि की तरफ है? ये भी आपको बिंदु समझ में आएगा। फ्लोएम बाहर की तरफ है, बाह्य फ्लोएमी बोलते हैं इसको, बाह्य फ्लोएम। ठीक है। और जाइलम का है अंदर की ओर। और अब आप मुझे बताएं, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो हरी सी संरचना मैंने बनाई है, ये क्या है? आपको याद आ रहा है कहीं ना कहीं यहां पर जो संवहन बंडल है, ये संवहन बंडल जो है, दिमाग लगाएं और सोच समझकर मुझे बताएं, ये संवहन बंडल जो थे क्या ये संयुक्त थे या नहीं थे? आप बोलेंगे हाँ सर संयुक्त थे, जुड़ गए थे जाइलम फ्लोएम। ठीक है। फ्लोएम बाहर की ओर है, जाइलम अंदर की ओर है। लाल रंग का जाइलम है और नीले रंग का आपका फ्लोएम है। ये नीले रंग का आपका फ्लोएम है। ठीक है भैया, चलो अब समझने वाली बात जो थी वो ये थी कि संयुक्त है, जुड़ गए हैं, लेकिन संयुक्त खुले हैं या बंद हैं, ये भी तो बात थी। संयुक्त हैं, जुड़ गए हैं, लेकिन खुले हैं कि बंद है, ये वाली बात थी। कैसे थे? खुले थे। इनके बीच में क्या आया था? याद करिए। आप बोलेंगे सर कैम्बियम आया था। कौन सा कैम्बियम? बात आ रही है सर कौन सा कैम्बियम? इतना तो समझ में आता है, ये कैम्बियम तो कहां होएगा? परिधि की तरफ होएगा। ये वाला संवहन बंडल के पास होएगा। अब ये भी दो प्रकार के हैं भैया। कौन से हैं? एक है अंतःपुलीय और एक है अंतरापुलीय। तो ये है कौन सा बेटा जी आपका, भूलना नहीं, जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में आ रहा है, इसका नाम है अंतःपुलीय कैम्बियम। ठीक है। और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं वो भी मैं बता देता हूं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रा फेसिक्यूलर कैम्बियम। हाँ जी, बताएं जरा जल्दी से, क्या अंतःपुलीय कैम्बियम समझ में आया? अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं। अंतःपुलीय कैम्बियम क्या था? वो कैम्बियम जो सबसे पहले बना था, यानी प्राथमिक था, द्वितीय नहीं है। कौन है ये? प्राथमिक है। अब आप मुझे बताएं फाइनली, ये जो हरे रंग का हमने दिखाया, ये वाला, ये कौन है बच्चों? अंतःपुलीय कैम्बियम है। डन, डनाडन डन, समझ में आ गया? चले आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था। अब और कुछ चीज बतानी पड़ेगी। अब आगे चलते हैं। आप बोलेंगे सर ये तो समझ में आ गया हमें, अंतःपुलीय कैम्बियम जो प्राथमिक विभजोतक था, ये किसके बीच में मिल रहा था? सर ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में मिल रहा था। कौन से जाइलम कौन से फ्लोएम? भैया ये जाइलम और ये फ्लोएम जो जिंदगी में पहली बार आए थे, यानी ये जाइलम कौन सा हो गया? प्राथमिक। और ये फ्लोएम भी कैसा हो गया? प्राथमिक हो गया। चलो जी, समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। अब अंदर चलते हैं। बेटा बीच में क्या था? याद करिए बीच में क्या था? आप बोलेंगे सर मज्जा। मैं बोलूंगा वाह भाई वाह, सब कुछ समझ में आ गया। अब अंदर चलते हैं। बेटा बीच में क्या था? याद करिए बीच में क्या था? आप बोलेंगे सर मज्जा। मैं बोलूंगा वाह भाई वाह, क्या है? मज्जा है। ये बीच में मज्जा है। चलो अब ध्यान से देखना, मैं जो चीज दिखाने वाला हूं समझना। मज्जा किससे बनी हुई थी? पैरेन्काइमा की कोशिकाओं से। यानी यहां पर जो मज्जा है वो बनी हुई है किससे? पैरेन्काइमा की कोशिकाओं से। अब देखना जो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं, क्या आपको कुछ इस रंग से दिखाते हैं, क्या आपको कुछ मज्जा की कोशिकाएं बाहर की तरफ निकलती हुई दिखाई दे रही हैं? क्या संवहन बंडल से बाहर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं? आप बोलेंगे हाँ सर, यहां जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये वो मज्जा की कोशिकाएं हैं जो संवहन बंडल के बाहर निकल रही हैं।
फिर से बोलूं, फिर से सुनना, ध्यान से सुनना। देखिए अंदर कौन, मज्जा। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। मज्जा किससे बनी हुई है, पैरेन्काइमा की कोशिकाओं से, ठीक है। अब बीच में है मज्जा, और मज्जा की कुछ कोशिकाएं इधर 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 निकलती हुई दिखाई दे रही है। किसके बीच में से होती हुई जा रही है, आप बोलेंगे सर संवहन बंडल के बीच में से होती हुई दिखाई दे रही है। अब ये कोशिकाएं, ध्यान से सुनना, ये कोशिकाएं किसकी, मज्जा की कोशिकाएं, जो इन संवहन बंडल के बीच में से निकल रही हैं। ऐसे लगता है जैसे रेखाएं निकल रही हैं, ऐसे लगता है जैसे कुछ रेखा सी बन रही है, ठीक है। इन ध्यान से सुनना, इनको बोला जाता है मध्यांश रेखा। क्या बोलते हैं, मध्यांश रेखा, मेड्यूलरी रेस। अभी तक जो मैंने आपको बताया है, क्या वापस से रिवाइज करने की जरूरत है, बताऊं, फिर से सुनो, कोई बात नहीं, मैं बार बार दोहराऊंगा ताकि ये चीज दिमाग में फिट हो जाए। देखिए हमने ये तना लिया, कौन सा, द्विबीजपत्री, जिसमें सबसे बाहर जो सतह थी उसका नाम था क्या, बाह्य त्वचा। चलो जी, डन। फिर बाह्य त्वचा के नीचे था वल्कुट, जो 3 भागों में विभेदित था। सबसे पहले अधस त्वचा, फिर वल्कुट स्तर, और फिर अंतस त्वचा, ठीक। फिर इसके अंदर कौन था, परिरंभ। चलो जी, ये है परिरंभ, ठीक है। अब परिरंभ के अंदर कौन मिल रहा था, 2 चीजें थी, एक तो संवहन बंडल थे और एक मज्जा थी। हमने बोला संवहन बंडल कौन से थे, हमने बोला जाइलम और फ्लोएम, जो सबसे पहले जिंदगी में आएंगे वो क्या कहलाएंगे, प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम बाहर की तरफ है, नीले रंग से दिखाया, जाइलम अंदर की तरफ है, लाल रंग से दिखा दिया। और कैसे थे ये संवहन बंडल, कैसे थे, संयुक्त थे लेकिन खुले थे। खुले का मतलब कि भैया इनके बीच में एक विभजोतक ऊतक मिल रहा है। कौन सा विभजोतक ऊतक मिल रहा है, आपका कैम्बियम मिल रहा है। कौन सा कैम्बियम मिल रहा है, अंतःपूलीय कैम्बियम। एक ऐसा कैम्बियम जो है तो पार्श्व, है तो कैसा, पार्श्व है, साइड में है, पार्श्व की ओर है, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर कैसा था, ये प्राथमिक था। भूल मत जाना, उत्पत्ति के आधार पर कैसा था, प्राथमिक था। डन, क्लियर है। फिर हमने एक और चीज की बात करी, क्या, बीच में थी कौन, मज्जा। बीच में कौन, मज्जा। और मज्जा किससे बनी हुई है, पैरेन्काइमा की कोशिकाओं से। और कुछ पैरेन्काइमा की कोशिका साइड से निकल रही है, बाहर की तरफ आ रही है। किसके बीच में से होती हुई जा रही है, इन संवहन बंडल के बीच में से होती हुई जा रही है। मैंने कहा चलो जी ठीक है, इनको हमने क्या बोला, इनको हमने बोला मध्यांश रेखाएं। आई होप यहां तक की चीज समझ में आ गई। तो आपसे कोई पूछे मध्यांश रेखा क्या है, तो आप सीधे बोलेंगे मज्जा की वो कोशिकाएं जो संवहन बंडल के बीच में से निकलते हुए बाहर की तरफ आ रही हैं, परिधि की ओर जा रही हैं, एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, डनाडन डन, यहां तक की बात सारी समझ में आ गई है, कंफ्यूजन तो नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से सुनना, अब क्या होने वाला है देखिएगा बेटा। ये जो ध्यान से देखना, ये जो मैं और थोड़ा सा ढंग से बना देता हूं, ये कौन है, मध्यांश रेखाएं आपको जो दिखाई दे रही हैं, किससे बनी हुई है, जरा जल्दी से मुझे बताएं। आप बोलेंगे सर मज्जा की, बार बार मैं दोहराऊं, मज्जा की वो कोशिकाएं जो रेखाओं के रूप में बाहर निकल रही हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताना ये मध्यांश रेखाएं किससे बनी हुई है, पैरेन्काइमा से। क्या है ये क्या है, ये प्राथमिक स्थायी ऊतक था। पैरेन्काइमा क्या था, प्राथमिक स्थायी ऊतक था। ठीक है, अब सुनना, मेरी बात को सुनना, आप में से कितने बच्चों को ये 3 शब्द याद हैं, विभेदीकरण, निर्विभेदीकरण और पुनः विभेदीकरण। कितने बच्चों को याद है ये 3 शब्द,
कितने बच्चों को याद है? विभेदीकरण, निर्विभेदीकरण और पुनः विभेदीकरण याद है कि भूल गए हैं? याद है ना? क्या प्राथमिक विभज्योतक से बनता है प्राथमिक स्थायी? इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? विभेदीकरण। ठीक है, समझ में आ गया? प्राथमिक स्थायी क्या हो सकते हैं? याद करिए। स्थायी 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 क्या थे आपके? याद करिए, स्थायी क्या थे? स्थायी आपके दो प्रकार के थे, एक सरल और एक जटिल। सरल क्या थे? 3, पैरेनकाइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। याद आ रहा है? चल, अब इन्हीं प्राथमिक स्थायी से अगर वापस से किसका निर्माण हो जाए? द्वितीय विभज्योतक का, द्वितीय विभज्योतक का, तो ये प्रक्रिया क्या कहला रही थी? निर्विभेदीकरण। याद आ रहा है? अब द्वितीय विभज्योतक का उदाहरण अभी रुकना, अभी बता रहा हूं। वैसे मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी अभी बताऊंगा। बता दिया ना द्वितीय विभज्योतक के उदाहरण? भूले तो नहीं है? अंतरापूलीय कैम्बियम नहीं बताया? बताया ना द्वितीय विभज्योतक का? अरे बाबू ये देखो, द्वितीय विभज्योतक का उदाहरण मैंने क्या बताया? पार्श्व विभज्योतक, जो क्या था? कैम्बियम था, जिसमें से ये 3 थे। अब इन 3 में से ये तो भैया हमारा प्राथमिक था, बचा क्या? ये दोनों। ये क्या है? द्वितीय विभज्योतक। ठीक है, अब द्वितीय विभज्योतक का उदाहरण अभी समझेंगे। बता दिया है वैसे मैंने आपको। द्वितीय विभज्योतक आगे क्या बनाएगा? द्वितीय स्थायी बनाएगा। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? पुनः विभेदीकरण। ठीक है, अब इधर देखना, ध्यान से सुनना। प्राथमिक स्थायी में अगर मैं बात करूं मध्यांश, ध्यान से सुनिएगा, प्राथमिक विभज्योतक की अगर मैं बात करूं तो पर्टिकुलरली मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं यहां पर, मध्यांश रेखा। मध्यांश रेखा अभी अभी बनाई थी। मध्यांश रेखा किससे बनी हुई थी? पैरेनकाइमा से। इतना डिटेल में इस तरीके से नहीं दे रखा हमारी बुक्स में, इसलिए धीरे धीरे हौले हौले बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। मध्यांश रेखा किससे बनी हुई है? पैरेनकाइमा से। देखिए, ये मध्यांश रेखा थी, किससे बनी हुई है? पैरेनकाइमा से। मज्जा पैरेनकाइमा से बनी हुई थी, कुछ कोशिका साइड में निकल गई, क्या कहला रही? मध्यांश रेखा किससे बनी हुई है? पैरेनकाइमा से। कैसी है ये मध्यांश रेखा की कोशिकाएं? जो है क्या है? प्राथमिक स्थायी है। ठीक है, अब मैं आपसे बोलने वाला हूं, ध्यान से देखना। इस मध्यांश रेखा में कुछ पैरेनकाइमा की कोशिकाएं, कुछ पैरेनकाइमा की कोशिकाएं, देखना, कुछ पैरेनकाइमा की कोशिकाएं, कुछ पैरेनकाइमा की कोशिकाएं सफेद सफेद रंग से दिख रही है। ये और ये और ये बदल गई। कौन? कुछ मध्यांश रेखा की पैरेनकाइमा की कोशिकाएं बदल गई हैं। किसमें बदल गई हैं? ध्यान से सुनना, अंतर पूलीय कैम्बियम में। अब आप मुझे बताएं, अंतरपूलीय कैम्बियम क्या था? ये अंतरापूलीय कैम्बियम क्या था? सोचिए, ये अंतरापूलीय कैम्बियम क्या था? ये एक द्वितीय विभज्योतक था कि नहीं था? बोला ना आपसे, क्या है ये? एक द्वितीय विभज्योतक है जो बाद में बनेगा। और हम जानते हैं कि द्वितीय विभज्योतक किससे बनाया जाता है? प्राथमिक स्थायी से। कौन सा प्राथमिक स्थायी बना रहा था? हमने बोला पर्टिकुलरली मध्यांश रेखा की पैरेनकाइमा की कोशिका जो प्राथमिक स्थायी थी, इन्होंने क्या किया? निर्विभेदीकरण किया और बना दिया अंतरापूलीय कैम्बियम। तो बाबू ये है क्या? अंतरापूलीय कैम्बियम। ये है क्या बाबू? अंतरापूलीय कैम्बियम। ध्यान से सुनना, ये है अंतरापूलीय कैम्बियम। और ये है मध्यांश रेखा।
आई होप यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अब इस सारी चीज को मैं एक बार सीधा सीधा बनाता हूं, देखो मैं अंदर अब सिर्फ संवहन ऊतक दिखाने वाला हूं, ध्यान से देखना। सिंपल। बच्चों अंदर की तरफ कौन, एक्स का मतलब जाइलम और पी का मतलब फ्लोएम, और इनके बीच में कौन, दिमाग लगाएं जरा जल्दी से, इनके बीच में ये कौन, अंतरापूलीय कि अंतःपूलीय, जल्दी से बताएं क्या थी ये, अंतःपूलीय कैम्बियम। ठीक है, हमने बात करी कुछ बीच में मज्जा की कोशिकाएं बाहर निकली, मध्यांश रेखा बोला पैरेन्काइमा की थी जो निर्विभेदीकरण होकर किसका निर्माण करी, दिमाग लगाए, निर्विभेदीकरण होकर किसका निर्माण करी, यहां से जब बाहर की तरफ निकली थी तो निर्विभेदीकरण होकर किसका निर्माण कर रही है, किसका निर्माण करी भैया, ये है हमारा अंतरापूलीय कैम्बियम। अब जरा दिमाग लगाएं, सोचें, अंतरापूलीय कैम्बियम और अंतरापूलीय कैम्बियम और अंदर इनके बीच में जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो अंतःपूलीय कैम्बियम मिल रहे हैं, अगर ये जुड़ जाएं, फ्यूज हो जाएं, जुड़ जाएं तो सोच समझकर मुझे बताइए, सोच समझकर मुझे बताइए फाइनली क्या आपको एक रिंग, क्या आपको एक वलय बनता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा, और इसी रिंग को, इसी वलय को बोला जाता है संवहन कैम्बियम। अब आप मुझे बताएं संवहन कैम्बियम किससे बना हुआ है, आप बोलेंगे सर अंतरापूलीय कैम्बियम जो द्वितीय विभजोतक था, अंतःपूलीय कैम्बियम जो प्राथमिक विभजोतक था, ये दोनों मिल जाएंगे। पहले कौन मिल रहा था, ये बाद में निर्माण हुआ है इसका बाद में निर्माण हुआ है किससे, मध्यांश की रेखाओं की पैरेन्काइमा की कोशिकाओं से निर्विभेदीकरण होकर फाइनली एक रिंग सी बनती हुई दिखाई दे रही है, एक रिंग बन गई है जिसको हमने बोला है संवहन कैम्बियम, जिसको हमने क्या बोला है बच्चों, संवहन कैम्बियम बोला है, जो दो प्रकार की कैम्बियम से बनी हुई थी। बस आज इतना ही बताऊंगा क्योंकि अब इससे ज्यादा बताया तो माथा चकरा जाएगा, बस काफी है, इतना सफिशिएंट है। ठीक है, तो बच्चों आज जो मैंने आपको बताया है एक बार मैं फटाफट आपको रिवाइज कर दूं। देखिए हमने बात करी द्वितीय वृद्धि किसमें मिल रही है, आपके बेटा जी द्विबीजपत्री तने में, उसके मूल में भी मिल जाती है, एक बीजपत्री में नहीं मिलती है। क्यों मिल रही है, क्योंकि द्विबीजपत्री में क्या मिल रहा है, कैम्बियम। ठीक है, हमने बात करी भैया कैम्बियम जो होता है वो दो प्रकार का, एक संवहन और एक कॉर्क। कॉर्क परिधि की और संवहन बीच में, संवहन ऊतक से संबंधित है। कॉर्क की अभी बात ही नहीं कर रहे, उसको साइड में रखते हैं, है ना, वो परिधि पर द्वितीय वृद्धि कराएगा। अब संवहन कैम्बियम जो था वो भी दो प्रकार के, एक अंतःपूलीय एक अंतरापूलीय। अंतःपूलीय जिंदगी में पहली बार बन चुका था, यानी प्राथमिक था, किसके बीच में मिल रहा था, जाइलम और फ्लोएम के बीच में मिल रहा था। प्राथमिक जाइलम प्राथमिक फ्लोएम प्राथमिक जाइलम के बीच में मिल रहा था, उसको हमने बोला अंतःपूलीय कैम्बियम। ठीक है, और बाद में हमने ये भी पढ़ा कि जो मज्जा की कुछ कोशिकाएं जो साइड में निकल रही थी, जिनको हमने बोला मध्यांश रेखा, उनकी कुछ कोशिकाएं निर्विभेदित होकर क्या बना देती है, अंतरापूलीय कैम्बियम बना देती है, मिलकर क्या बना दिया, संवहन कैम्बियम बना दिया, एक रिंग सी बना दी है। ये हमने पढ़ा है। ठीक है, अब समय हुआ है बेटा जी किस चीज का, आपके क्विज का। तो बच्चों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है,
पहला ऑप्शन एक बीजपत्री तने में, दूसरा द्विबीजपत्री तने में, तीसरा ऑप्शन दोनों ए और बी में, और चौथा ऑप्शन कोई नहीं। आंसर बताएं। द्वितीयक वृद्धि किस में मिल रही थी, कौन से तने में मिल रही थी? चौथा ऑप्शन कोई नहीं। आंसर बताएं। द्वितीयक वृद्धि किस में मिल रही थी, कौन से तने में मिल रही थी? दूसरा प्रश्न बच्चों यहां पर, प्राथमिक जाइलम तथा प्राथमिक फ्लोएम के बीच पाया जाने वाला कैम्बियम कहलाता है। यानी वो कैम्बियम जो प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोएम के बीच में मिल रहा था, उस कैम्बियम का नाम क्या था? पहला ऑप्शन अंतःपूलीय कैम्बियम, दूसरा अंतरापूलीय कैम्बियम, तीसरा दोनों ए और बी, और चौथा कोई नहीं। सोचिए, जो प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोएम के बीच में मिल रहा था वो क्या था? चलिए, समय हुआ समाप्त। आइए डिस्कस करते बेटा। पहला प्रश्न था बच्चों हमारा यहां पर, द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, किसमें पाई जा रही थी, कौन से तने में मिल रही थी? क्या एक बीजपत्री में मिल रही थी? नहीं भैया, किसमें मिल रही थी? द्विबीजपत्री तने में। एक बीजपत्री तने में तो होती ही नहीं है, क्योंकि वहां कैम्बियम होती ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर सेकंड। दूसरा था कि प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोएम, जो पहले जाइलम और फ्लोएम बने हैं, उनके बीच में जो कैम्बियम मिल रही थी, कौन थी? याद करिए, बताया है कौन? अंतःपूलीय कैम्बियम। जो कैसी कैम्बियम है तो पार्श्व, है तो पार्श्व, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर प्राथमिक है। भूलना मत। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए, यानी फर्स्ट। तो ये था बेटा जी आज का क्विज। होमवर्क मिलेगा नीचे होमवर्क सेक्शन में, और नेक्स्ट क्लास में खत्म थोड़ा ना हुआ अभी, कौन? द्वितीय वृद्धि पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर।